ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। जो पहला वर्ड है हमारा मोशन, फिर हम एक एक वर्ड को समझते जाएंगे और अपना काम आगे होगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा मोशन की। क्या होता है मोशन? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जो उसके आसपास है उसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज करता है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, या फिर इस डेफिनेशन को आप यस। ऐसे सकते हो, इस डेफिनेशन को विद रेफरेंस टू टाइम भी आप दे सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू टाइम। सो आप उसको क्या बोलोगे कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होगा? मूविंग कार। ठीक है, अपन यहाँ पर किसकी बात करते हैं? अ मूविंग कार। कोई भी कार अगर मूव कर रही है और हम बिल्डिंग से उसको देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगी? वो जाती हुई दिखेगी। वो अपनी क्या कर रही है? हमारे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, एनीथिंग विच इज इन मोशन, उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरी टर्म आती है दैट इज कॉल्ड रेस्ट। मोशन क्लियर हो गया, मोशन क्या है? अभी हम इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। सो दूसरी टर्म है हमारे पास रेस्ट। रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे आपका घर, सालों साल तक आपके अड़ोसी पड़ोसी वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका घर कहीं मूव कर गया या रात को घूम फिर के वापस आ गया। आप रहो ना रहो, वो बिल्डिंग वही रहेगी। मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, नहीं करती। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि बॉडी किसमें? रेस्ट में। एक ट्री है, ट्री भी सालों साल तक एक ही जगह पे रहता है, वो भी मोशन नहीं करता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट। तो इसमें क्या बोलेंगे? अ बिल्डिंग, है ना? बिल्डिंग की बात कर लो आप, ट्री की बात कर लो आप, तो ये सब किस में आएंगे? इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो मोशन और रेस्ट क्लियर हो गया। रेस्ट की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ भी अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो भी आप रेस्ट में ही कहेंगे। ठीक है, क्लियर बात? अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बोल लो या रेस्ट के रिस्पेक्ट में बोल लो। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि मोशन मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पर? कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एब्सोल्यूट मोशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, और एब्सोल्यूट रेस्ट को भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेसिकली ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर रेस्ट वर्ड को ही खत्म कर दिया जाए, तो मोशन जैसा कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, तो वो हाइट किसी न किसी के कंपेरेटिवली होती है। अपन ने बोला ये बहुत गोरा है, ये बहुत काला है, तो ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के कंपेरेटिवली होते हैं। ठीक है, आप एक ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ पे सारे ही लोगों का कलर काला है, तो वहां पे आप किसको बोलोगे कि साहब इसका कलर काला है? वेस्ट इंडीज जैसी कंट्री में आप चले जाओ, तो वहां तो कोई काले गोरे मतलब काले वाली बात ही नहीं। मत सभी का कलर एक जैसा है। तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि एक टर्म दूसरी टर्म के ऊपर ही, या उसका एग्जिस्टेंस तभी संभव है जब आप दूसरी टर्म को एग्जिस्टेंस में लाओ। तो रेस्ट तभी संभव है जब मोशन हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है? व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग रेस्ट में होगी तभी वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगी, या उसकी पोजीशन चेंज होते हुए दिखेंगी। अगर ऐसा हो कि एक कार में आप जा रहे हैं, एक कार में आपके कोई फ्रेंड सर्कल जा रहा है, और दोनों कार सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप इस कार में, वो इस कार में, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आप दोनों एक दूसरे को कैसा देखोगे? रेस्ट में ही देखोगे। ठीक है, ये कब होगा? जब दोनों के बीच में रिलेटिवली वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, एक स्लो चलेगा, एक तेज चलेगा, तो फिर आप आगे पीछे हो जाओगे, अदरवाइज दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने सामने ही रहोगे। तो रिलेटिव टर्म का मतलब समझ में आ गया। हमारे साथ क्या दिक्कत है? हम भी कभी भी हम रेस्ट में नहीं रहते हैं, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? मूव कर रही है विद रेफरेंस टू यूनिवर्स। हम हमेशा ही किसमें? मोशन में ही है। ठीक है, क्लियर बात? हम एक दूसरे के रिलेटिवली कोई यस सर। मोशन करते हैं, इसलिए एक दूसरे का रिलेटिव मोशन जीरो कर देते हैं, और आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे को दिखते हैं। पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है?
एक रेस्ट तो एक मोशन बन ही जाता है। जैसे आप कभी ट्रेन में सफर करो तो एक बर्थ इधर एक बर्थ इधर, यहाँ भी अंकल जी बैठे यहाँ भी अंकल जी बैठे, ये ट्रेन 1,000 किलोमीटर भी चली जाएगी ना तो भी अंकल जी आमने सामने ही रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के रिलेटिवली यही है। जबकि वहां बाहर खड़े हुए आदमी को क्या दिखेगा कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो रेस्ट का और मोशन का मीनिंग समझ में आ गया अपने को, और दोनों का रिलेटिवली प्रिंसिपल है। एब्सोल्यूट मोशन नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। और चूंकि हम अर्थ यस। पे, एक ऐसे प्लेनेट पे हैं जो खुद ही मूव कर रहा है, तो विद रेफरेंस टू यूनिवर्स हम हमेशा ही क्या रहते हैं, मोशन में ही रहते हैं, ठीक है बेटे। तो यस सर। ये तो बात हो गई बेटा मोशन रेस्ट की और इसकी। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट, एक और, जब भी आप बात करेंगे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाता है। किस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं अपन? वैसे तो इसका फिजिकली कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, मतलब कहीं कैलकुलेशन वगैरह में नहीं आता है, पर फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं, सही है। क्या होता है बेटा कि जब आप यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो फिर पूरी अर्थ जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। जब आप यूनिवर्स की स्टडी करेंगे तब आप ऐसा नहीं देखेंगे कि यार इंडिया कहाँ पर है, यूएस कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है, इस सब चीजों को सब खत्म होके एक बात हो जाएगी कि दिस इज एन अर्थ। क्या बोलेंगे कि ये सिर्फ एक अर्थ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी फ्लाइट को देखें, हेलीकॉप्टर को या हवाई जहाज को जाते हुए देखें, तो आपको नीचे से क्या दिखता है, हवाई जहाज, आपको उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर दिखते हैं क्या? दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हमने उसको पूरे को क्या देख लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। हमने क्या बना लिया, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बात हो रही है कि फिजिक्स में इन चीजों की क्या जरूरत आ रही है। तो देखो क्या होता है, सपोज आप उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उज्जैन से इंदौर, बाय बस जा रहे हैं। अब बस कौन चला रहा है, बस में कितने पैसेंजर हैं, बस कौन सी कंपनी की है, बस पेट्रोल से चल रही है डीजल से चल रही है, ये सब हमारे पैरामीटर नहीं है। तो हमने क्या करा, बस को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। अब हमारे पैरामीटर क्या है, बस किस स्पीड से चल रही है, ठीक है। कौन चला रहा है इससे मतलब ही नहीं बचा। अब बस के पैरामीटर क्या हो गए, किस स्पीड से चल रही है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितनी डिस्टेंस चल रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। हमारा फोकस इन पॉइंट्स पे होगा ना फिजिक्स के हिसाब से, या इस पॉइंट से कि भाई बस में कितनी आवाज आ रही है, कोई पास में बैठा क्या खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, किसी जिस भी बॉडी को एनालिसिस करते हैं उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे पैरामीटर फिर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमें फिजिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई यस। यस सर। है ना। बस रामलाल चलाए कि श्यामलाल चलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो मेन पर्पस है वो सॉल्व होना चाहिए। सो हम इसको क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं कि अब हमको एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट चालू होगा, तो अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मोशन। मतलब जब आप मोशन की स्टडी करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको यहाँ पर आना चाहिए। अभी हम 1D 2D 3D की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोशन 2D में भी होगा, मोशन 3D में भी होगा। तो हम पहले बात करेंगे मोशन की, फिर हम जाएंगे स्ट्रेट लाइन की तरफ। सो सबसे पहला जो पैरामीटर कैलकुलेट होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या पैरामीटर कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस। दूसरा जो पैरामीटर कैलकुलेट होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पैरामीटर है, डिस्प्लेसमेंट। तीसरे हम बात करेंगे स्पीड की। फोर्थ हम बात करेंगे वेलोसिटी। फाइनली फिफ्थ हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो ये जो 5 पैरामीटर मैंने लिखे हैं, पूरा मोशन इसी पे बेस्ड है। आपने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स किए होंगे उनमें सब में आपने यही कैलकुलेट किया है, किसी में डिस्टेंस, किसी में डिस्प्लेसमेंट, किसी में स्पीड, किसी में वेलोसिटी, किसी में एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो वो इन 5 चीजों में से कुछ न कुछ तो करती ही है, ठीक है। तो हमको वन बाय वन अब इनको डिस्कशन करना है। मतलब एक मोशन फैमिली है और इस फैमिली में 5 लोग हैं, और अब इन 5 लोगों की स्टडी हमको करना है, ठीक है। एंड दे आर इंटरलिंक विथ ईच अदर, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं ये। क्योंकि फैमिली है तो जुड़ना भी चाहिए इनको, फैमिली वर्ड इसलिए यूज किया अपन ने। तो ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मोशन क्लियर हुए, क्या क्या स्टडी करना है। यस सर।
यस सर। ये बेटा जितने सीधे दिख रहे हैं ना, इतने सीधे हैं नहीं, आगे जाके अपना रंग बताएंगे। तो पहला हमारी बात होगी किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। क्या होती है डिस्टेंस? बताओ डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो कितना पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। क्या बोलेंगे अपन? पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब वो चलेगा तभी तो पाथ कवर्ड करेगा, तो उसको अपन ने क्या बोला? डिस्टेंस बोला। अब डिस्टेंस से जुड़ी हुई कुछ बातें, तो पहला पॉइंट तो हो गया वो इसकी डेफिनेशन। दूसरी बात अपन करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट भी दो सिस्टम में हम चलते हैं, एक होता है हमारा एसआई सिस्टम और एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट आप लेंगे मीटर, और इस यहाँ पर लेंगे आप सेंटीमीटर। बड़ी यूनिट्स में बात करेंगे तो इट मे बी किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेंथ मेजरमेंट के जितने भी यूनिट्स होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। फोर्थ अपन बात करते हैं कि इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जीरो का मतलब क्या है? आप चले ही नहीं, आप चले ही नहीं, रेस्ट पे ही खड़े हो तो आपने जीरो डिस्टेंस कवर्ड किया। क्या किया आपने? जीरो डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। और बात होती है पॉजिटिव की, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। और लास्ट बात है, लास्ट पॉइंट है हमारा कि पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हो गया? कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो पाथ पे डिपेंड करती है। एक होते पॉइंट फंक्शन, एक होते पाथ फंक्शन। तो किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये पाथ पे डिपेंड करती है। क्या एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी है ये, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, कितना रास्ता आप चले हैं। सपोज आप ए से बी तक गए, कहाँ गए बेटे? ए से बी तक आप गए। अब ए से बी जाने का रास्ता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई हो सकता है इधर से घूम फिर के ऐसा पहुंचे, तो ये भी हो सकता है। तो हर केस में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगी। इज इट क्लियर? हर केस में डिस्टेंस जो है यस वो सर। अलग होगी। अब अपन बात करते हैं सेकंड, सेकंड यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। इसकी बात करता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्टेंस का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो, या यूं कह इनिशियल टू। सकते शॉर्टेस्ट पाथ। दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब चाहे वो फिजिबल हो चाहे नहीं हो, अब आप नदी के किनारे पे खड़े हो, नदी का दूसरा किनारा है, वो देखो सामने वहां है, इतनी डिस्टेंस इतनी है, पर ना तो आप नदी को क्रॉस कर पा रहे हो, ना आपके पास कोई ऐसा साधन है, आपको घूम के जाना है, सही है। तो अब यहाँ पे फिजिबिलिटी की बात नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन के साथ आप बता देते हो कि ये रहा सामने इतनी दूर है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट। तो दो पॉइंट कौन? एक हो गया इनिशियल और एक हो गया फाइनल, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल फाइनल हमेशा ओरिजिन से ही चालू हो। जहां आप खड़े वो इनिशियल, और जहां आप पहुंचने वाले वो फाइनल, ठीक है बेटे। तो ये तो होगी हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी बात अगर अपन करें तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? एसआई यूनिट में ये भी मीटर है, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन भी होता है। अब इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब नेगेटिव का मतलब क्या, ये समझ लेते हैं। सही है, जैसे समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कम होकर तो वेलोसिटी की बात हुई, जैसे ये अपन ने ओरिजिन बना दी, इसके इधर चले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पीछे गए तो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आया है। इसकी वजह से नेगेटिव आया है डायरेक्शन। ऊपर गए तो पॉजिटिव ले लिया, नीचे गए तो नेगेटिव ले लिया।
ठीक है, इसको अपन पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। और अगर आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही हो गया है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे आप सर्कल पे चले और आपने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पहुंच गए, ए से स्टार्ट किया और ए पर ही आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो ही काउंट होगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। क्या है बेटा, ये एक पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब अपन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके कैलकुलेशन करने की बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक सर्कल है हैविंग रेडियस आर। कितनी रेडियस है उसकी, आर रेडियस। ठीक है, ए बी सी एंड डी। एक लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस और एक में लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, बताओ डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ए टू बी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? ओके बेटा, ये क्या है, मेरे पास एक सर्कल है। इस सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी। सो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज इट्स डिस्टेंस, दोनों अपने को कैलकुलेट करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करते हैं वो देखो आप। सर तो ए डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर होगा। डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर। हाँ, और मैं बेटा बात कर रहा हूँ ए टू बी। ए टू बी चलना है अभी, सिर्फ इतना, यहां से यहां तक बस। तो फिर पाई आर होगा। पाई आर होगा, और बताओ, और सोचो जरा ध्यान से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और ध्यान से सोचो। देखिए, डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा, टोटल अगर आज पूरा राउंड चलोगे तो कितना होगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा। यस पर अच्छा, आप, डिस्प्लेसमेंट 2 आर होगा। नहीं अभी गलत बोल रहे हैं फिर से। 2 पाई आर इंटू 1/4 करो, आप एक क्वार्टर चली के नहीं चले, 4 पार्ट में से एक पार्ट कंप्लीट किया ना आपने। सो 2 पाई आर इंटू 1/4। ठीक है। और अगर मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो ये लाइन हो गई ना सीधी। ठीक है, और ये रेडियस भी कितना है, आर है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए, आर आर, तो ये कितना बनेगा, r² + r²√2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, √2r। अब आई बात समझ में। यस सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। ए टू सी डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो अगर कंप्लीट सर्कल चलते तो 2 पाई आर, और हम कितना चले हैं, हाफ हो गया कि नहीं, अब हाफ हो यस गया ना। सर। और डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो सीधी लाइन देखो ये बन गया कि नहीं डिफरेंस। भाई अब कोई रास्ते पे डिपेंड थोड़ी कर रहे हैं, अब तो सीधा सामने शॉर्टेस्ट यही दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा बेटे, 2 आर। 2 आर के बराबर। नाउ एडी, नाउ एडी, ए से डी तक अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगी तो 2 पाई आर। सेम होगा। सेम नहीं बेटा, 3/4 क्वार्टर अच्छा चल। 3 4 है। ठीक है। और इधर ए वाला टू सेम, डी है ना लेकिन। ए टू डी। पर डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, पर डिस्टेंस अलग होगी ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बदल गई हाँ ना, हाँ बाकी डिस्प्लेसमेंट चले तो उतना ही। अब अपन बात हाँ। करते हैं ए टू ए, वापस वहीं आ गए। तो डिस्टेंस तो आप चले 2 पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट आपने किया जीरो। 0। फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब पिक्चर क्लियर हो गई ये वाली। यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और उसकी जो साइड है वो कितनी है, सपोज ए। सो ए, बी, सी और डी। फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। सो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितनी होगी, ए, ए। और प्लेसमेंट भी ए। ए। हाँ। फ्रॉम ए टू सी, यहां से यहां तक सर ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? स्क्वायर है बेटा। ओके। ये स्क्वायर कंप्लीट, सब साइड इसकी ए हो गई। चलो नाउ फ्रॉम ए टू सी, देखो बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, सो डिस्टेंस विल बी टू टू है। है। और ये क्या होगा, √2 है, जैसा रूट अभी टू है। कैलकुलेट किया था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। यस। सो नाउ फ्रॉम ए टू डी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 3 है। ए। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है। और फ्रॉम ए टू ए डिस्टेंस इज 4 है। और दिस इज डिस्प्लेसमेंट। 0। आगे बात समझ में। अब यस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात दिख रही है कि देखो एक ऐसा केस आ गया, जब एक ऐसा केस आ गया जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। अदरवाइज हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। पर यहां तो बराबर हो गया। तो बेटा एक बार AIPMT में क्वेश्चन आया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, देखो डिस्टेंस को मैं एक्स से शो कर देता हूं, इसको मैं एक्स बार कर देता हूं। तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई ये इससे ज्यादा होता है, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन था कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तीसरा ऑप्शन था डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और एक ऑप्शन था ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ग्रेटर करना है, देन टू। हाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा सही था। एक ऐसा केस है जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और वो कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जब भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है बेटे, जब भी क्या होगा, बराबर होगा। अदरवाइज ये नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी। ठीक है, समझ में आया केस। अगर अब आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले। उसके अलावा हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। यस हम्म। सर। अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब बताओ, जल्दी कैलकुलेट करना है ना, 1 मिनट का टाइम है, फिर अपने पास वापस से मीटिंग को रिज्यूम करेंगे अपन। चलो ये एक पार्क है, ठीक है। और इस पार्क को एक कंप्लीट साइकिल करने में 40 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं, 40 मिनट्स। ठीक है। सो आफ्टर 140 मिनट्स डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर इसकी रेडियस R है तो। एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में 40 मिनट्स लग रहे हैं। तो 140 मिनट्स में कितने सर्कल, मतलब कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अपने को बताना है। जल्दी बताओ। सर रिवॉल्यूशंस कुछ भी नहीं दिए हैं। R दिया ना बेटा, रेडियस। नहीं मतलब 40 मिनट में एक